All right, so recording has started. So now let me just log in from my device as well. So just give me 30 more seconds. All right, now let me start the screen share. ठीक है, सो हमारा नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. सो दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली फॉर न्यू स्टूडेंट्स कि हमारा नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होगा. सो हमारा नया चैप्टर जो हम लोग करेंगे आज से, दैट इज गोइंग टू बी योर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. सो दिस इज अ चैप्टर विल बी स्टार्टिंग विद. ठीक है, सो डायरेक्टली जंप ऑन टू द मेन पार्ट. हम फटाफट सेल साइकिल पे जंप करते हैं और उसको हम यहाँ पे समझना चालू करते हैं. बिकॉज बेसिक थिंग्स यू नो कि सेल क्या होता है, सेल क्या करता है, ऑल दोस थिंग्स यू नो. So we'll try to jump on to some of the important component of this chapter and we'll try to understand them. ठीक है, so सबसे पहले मैं आपसे ये आपको बताना चाहूंगा कि जनरली हम जब बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सेल डिवीजन, सो आपके यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं. यू हैव समथिंग लाइक योर माइटोसिस and then you have something like your meiosis. सो माइटोसिस और मियोसिस आपके ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने कि आप बेसिकली आपके दो टाइप के सेल डिवीजन है जो आप पढ़ेंगे और ये आपके बॉडी के अंदर होते हैं. मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपके बॉडी में जितने भी नॉर्मल सेल्स इन द सेंस आपके, आई गिव द एग्जांपल हो हियर. लेट्स अज्यूम यू गेट अ इंजरी. आपको कोई इंजरी होती है, आप गिर जाते हो, आपको कोई इंजरी होती है, तो उस एरिया में आपका जो सेल डिवीजन होगा और जो सेल आपके उन्हें रिप्लेस करेंगे, दोज आर माय सोमैटिक सेल्स. सो याद रखना कि आपका जो माइटोसिस आपका होता है, ये सारे होता है आपके सोमैटिक सेल्स के अंदर. दिस विल टेक्स प्लेस इन ऑल योर सोमैटिक सेल्स. सो जितने भी आपके सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर आपका होता है माइटोसिस. अब मैं ये चीज को वापस से एक्सप्लेन करूंगा. देखिए, आपके बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं एक्सेप्ट योर गैमेट फॉर्मिंग सेल्स, आपके बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं एक्सेप्ट योर गैमेट फॉर्मिंग सेल्स. गैमेट फॉर्मिंग मतलब जो आपकी बॉडी में स्पर्म बनाते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर ओवा बनाते हैं. इन सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स आपकी बॉडी में है उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सोमैटिक सेल्स. वी कॉल देम एज अ सोमैटिक सेल्स, राइट. तो आपके हाथ के, पैर के, आपके हार्ट के, आपके एपिथेलियम के, इंटेस्टाइन के जितने भी सेल्स आपको मिल रहे हैं, ऑल द सेल्स आर कॉल्ड एज माय सोमैटिक सेल्स, राइट. और मियोसिस किसके अंदर आपको मिलेगा होते हुए? मियोसिस विल बी सीन हैपनिंग इन माय गैमेट फॉर्मिंग सेल. ये आपको मिलेगा होते हुए इन योर गैमेट फॉर्मिंग सेल. सो गैमेट फॉर्मिंग सेल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, गैमेट फॉर्मिंग सेल्स, उनके अंदर आपको मियोसिस होता हुआ आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट. सो फॉर एग्जांपल आपके गैमेट फॉर्मिंग सेल्स आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके मेल्स के अंदर इनसाइड द टेस्टिस. सो इन द मेल्स यू विल हैव योर, इन मेल्स के अंदर आपकी जो टेस्टिस होती हैं उनके अंदर आपको ये सेल्स मिलेंगे देखने के लिए. और फीमेल्स के अंदर ऑब्वियसली दैट विल बी इन द ओवरीज. दिस सेल्स विल बी सीन इन द ओवरीज. सो पहले तो आप इतनी बात फिलहाल के लिए आप याद रखो कि मियोसिस आपको हर जगह होते हुए आपको नहीं मिलेगा. दिस इज ओनली बीन हैपनिंग विद द गैमेट फॉर्मिंग सेल्स. आपके जो गैमेट फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उनके अंदर आपको मियोसिस होते हुए आपको मिलेगा. और मियोसिस करके आपको क्या मिलता है? मियोसिस करके जो आपको सेल्स मिलते हैं बेसिकली आपके गैमेट्स होते हैं. सो फॉर एग्जांपल आपके मेल्स के अंदर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, यू हैव योर मेल गैमेट इज गोइंग टू बी योर स्पर्म, राइट. और फीमेल के अंदर आपके ओवरीज में जो आपके गैमेट होते हैं दे आर गोइंग टू बी योर ओवा. सो ओवा एंड स्पर्म जो आपको मिलते हैं बनके, जो टेस्टिस या ओवरीज में बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द मियोसिस. अब ये बात आप अभी फिलहाल इतनी ही याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे. मियोसिस को हम सेपरेटली बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. इतना याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मियोसिस कहाँ होता है, देन आप बोलेंगे इनसाइड योर गैमेट फॉर्मिंग सेल्स करते हैं आपका मियोसिस. सो गैमेट जो बनाने वाले सेल्स होते हैं वो आपका मियोसिस करेंगे. अगर आपसे कोई पूछता है कि अब ये सेल्स मुझे कहाँ मिलते हैं, देन यू शुड टेल देम यू कैन फाइंड देम इन द टेस्टिस एंड द ओवरीज, या गोनैड्स आप टर्म वहां पे यूज कर सकते हो. सो आपका जो भी आपका स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी आपका ओवा फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मियोसिस. ये सब आपका मियोसिस की वजह से आपका होता है. इसके अलावा जितने भी बाकी के सेल डिवीजन होते हैं वो होते हैं आपके माइटोसिस. अदर देन दिस ऑल द डिवीजन हैपनिंग इनसाइड द बॉडी यू कॉल देम एज अ माइटोसिस, राइट. सो याद रखना माइटोसिस आपके होते हैं सारे के सारे आपके सोमैटिक सेल के अंदर,
एंड मियोसिस इज माय गैमेट फॉर्मिंग सेल्स। बताइए ममता, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। अच्छा, यू हैव जस्ट रेज्ड योर हैंड, आई थिंक गलती से हो गया होगा बेटा, कोई बात नहीं। या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओह, मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ओके, मतलब पॉसिबली हो सकता है कि नेटवर्क का इशू आपके एंड पे। समवन आल्सो हैज रेज्ड द हैंड। बताइए वरुण, बताइए वरुण, क्या है आपकी? सोमैटिक सेल के बारे में बताना। रुक जाओ बेटा, एक सेकंड, रुक जाओ। अच्छा, ममता, क्या अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, मतलब मेरी आवाज कट रही है या बिल्कुल ही नहीं आ रही थी बीच में? बिल्कुल नहीं आ रही थी सर। अच्छा, ठीक है, ऑलराइट। सो या हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि आपके बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। एक आपका होता है माइटोसिस, एक आपका होता है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस जो आपका होता है बेटा, वो आपका होता है सोमैटिक सेल्स के अंदर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, या सबको मैं बता रहा हूँ एक बार फिर, इवन वरुण आप भी सुन लो, कि सोमैटिक सेल्स होते क्या है। सो आपकी बॉडी में जो गैमेट फॉर्म करते हैं ना सेल, वो आपके होते हैं टेस्टिस या ओवरीज के अंदर। इनके अलावा जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उन्हें हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। ठीक है, सो एक्सेप्ट योर गैमेट फॉर्मिंग सेल्स, जितने भी बाकी सेल्स होते हैं आपके बॉडी के अंदर, चाहे वो आपके लिवर के अंदर हो, इंटेस्टाइन में हो, ब्रेन में हो, हार्ट में हो, उन सबको हम बोलते हैं यहाँ पे एज सोमैटिक सेल्स। और सोमैटिक सेल्स आपका करते हैं माइटोसिस, राइट। इनका सिर्फ एक ही सेल डिवीजन कर सकते हो यहाँ पे, माइटोसिस, राइट। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार मियोसिस कौन करता है, तो यार देखना, मियोसिस करते हैं मेरे यहाँ पे गैमेट फॉर्मिंग सेल्स। सो गैमेट फॉर्मिंग सेल्स आर द वन विच विल कैरी आउट द मियोसिस। और मियोसिस करने के बाद आपको क्या मिलता है, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इसको करने के बाद मेरे मिल क्या रहा है, सो आप बोल सकते हो गैमेट्स। आपके जितने भी गैमेट्स बनते हैं, whatever the gametes have been formed, they are the outcome of your meiosis। इतनी बात फिलहाल आप यहाँ पे रखेंगे याद, राइट। अभी हमें मियोसिस की तरफ ध्यान इतना देना नहीं है, हम यहाँ पे फोकस करेंगे हमारे माइटोसिस के ऊपर। विल मेनली फोकस राइट नाउ आज की क्लास के अंदर विद इन द माइटोसिस। सो लेट्स टॉक अबाउट माइटोसिस एंड इट्स सेल साइकिल। अब जनरली एक चीज याद रखना कि आपका सेल डिवीजन नॉर्मली आपका क्यों किया जाएगा। एक तो इसका रीजन हो सकता है सेल डिवीजन करने का, आपको सेल्स को रिप्लेस करना, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल्स, सेल रिप्लेसमेंट। समझो आपके बॉडी में एक सेल की डेथ हो गई, तो उसको आपको रिप्लेस करना है, तो उसके लिए आप सेल डिवीजन आप कर रहे हो, राइट। रिपेयर के लिए, राइट, फॉर रिपेयर पर्पस। अगर आपका कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई इंजरी हो जाती है, तो वहां पे आपको रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन करना पड़ सकता है। सो दैट इज व्हाई द सेल डिवीजन इज डन। उसके अलावा फॉर ग्रोथ के लिए भी आप सेल डिवीजन करते हो, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज बीन डन। मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहाँ पे, आई थिंक ये चीज आप सबों ने फील की होगी कभी ना कभी। अगर आप रात को नहीं सोते ना, या जब आप रात को सो रहे होते हो, सो व्हेन यू आर स्लीपिंग ना, वो टाइम पे आपके काफी सारे सेल्स की जो डेथ हो चुकी होती है उनको हम रिप्लेस करते हैं। दैट इज द बेस्ट टाइम। जब आप सो रहे होते हो वो टाइम पे जितने भी सेल्स की डेथ होती है ना थ्रू आउट द डे, उनको रिप्लेस करने का काम होता है ड्यूरिंग द स्लीप। नाउ इफ यू डोंट अलाउ योरसेल्फ टू स्लीप, सो जब आप सो रहे होते हो, इसलिए कहा जाता है कि यार स्लीप आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको भी नोटिस करना, अगर आप रात भर नहीं सोते हैं, अगर आप पूरी रात जगते हो, पूरी रात आप गेम खेल रहे हो, पूरी रात आप जग रहे हो, तो क्या होगा अगले दिन आपको बहुत फटीग फील होगा, थकावट आपको फील होगी। ऐसा नहीं कि आपको भूख लगी होगी या प्यास लगी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू विल फील एक्सट्रीमली फटीग और यू विल फील एक्सट्रीमली वीक इन दैट केस, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपने अपने बॉडी को रीजनरेट होने का टाइम ही नहीं दिया। रीजनरेट करना मतलब अपने ओल्ड सेल्स, जो वर्न आउट सेल्स जिनको खत्म कर दिया गया था, उनको आप रिप्लेस कर रहे हो। सो दैट इज द स्लीप इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि वो टाइम पे आपके सी एवरी डे मिलियंस ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी डाई और उनको रिप्लेस किया जाता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू रीजनरेट इज योर नाइट टाइम। लेकिन अगर वो आप नहीं कर रहे, देन यू जस्ट ऑब्जर्व दैट। अगर आप पूरी रात जगते हो, यू विल फील कंप्लीटली लाइक एकदम ऐसे एनर्जी लेस आपको फील होगा, एंड ऑल्सो काइंड ऑफ डायरेक्शन लेस विल फील। सो दैट इज वन थिंग विल फाइंड हैपनिंग। सो याद रखना, सेल डिवीजन जनरली आपका क्या रहता है, फॉर ग्रोथ, रिपेयर, सेल रिप्लेसमेंट के लिए आप सेल डिवीजन आप कर लेते हो, ओके। अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन सेल, तो ह्यूमन सेल को डिवाइड करने के लिए लग जाते हैं आपके यहाँ पे 24 आवर्स।
एक पूरे सेल साइकिल को लगते हैं आपके 24 आवर्स। सो कंप्लीट सेल साइकिल टेक्स अराउंड 24 आवर्स, राइट। सो 24 घंटे लगते हैं एक पूरे सेल को डिवाइड करके एक और सेल बनाने के लिए, ठीक है। अगर मैं सेम चीज बात करता हूं मेरे बैक्टीरिया के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट अ बैक्टीरिया, सो बैक्टीरिया विल टेक अराउंड 20 मिनट्स, इसको लगने हैं सिर्फ 20 मिनट। हर 20 मिनट के बाद एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ द बैक्टीरिया ग्रो। सो इनका नंबर काफी फटाफट इनका ग्रो कर सकता है, राइट। सो याद रखना, बैक्टीरिया विल टेक अराउंड 20 मिनट्स टू डिवाइड, ह्यूमन सेल विल टेक अराउंड 24 आवर्स टू डिवाइड। टाइम क्यों लगता है सर इतना? किसको? क्योंकि बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है सेल डिवीजन के पहले, ऐसे ही हम डिवाइड नहीं कर सकते। सेल बड़ी तैयारी करता है, तो तैयारी करने में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उसी तैयारी को हम यहाँ पे समझेंगे। सो उसको हम कहते हैं यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड द सेल साइकिल। तो जब भी आप बात करते हो सेल साइकिल की, तो इसको हम कुछ फेजेस में हम इसे डिवाइड करेंगे, कुछ स्टेजेस में इसे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सो सेल साइकिल को हम यहाँ पे कुछ अलग अलग स्टेजेस में हम यहाँ पे फेज में हम डिवाइड करेंगे। सो एक तो आपका होता है यहाँ पे आपका एम फेज, वन इज द एम फेज। एम फेज को हम सबसे आखिर में देखते हैं, लेकिन ये आपका फेज होता है जहां पे एक्चुअली में आपका सेल डिवाइड करेगा, जहां पे एक्चुअली में आपका सेल डिवाइड करके एक नया सेल आपको बना के देता है, दैट इज माय एम फेज, राइट। बाकी के फेज मेरे यहाँ पे क्या होते हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। सो एक आपका सबसे पहले जो आपके यहाँ पे फेज होगा, दैट विल बी माय G1 फेज। तो सबसे पहला फेज जो मेरा यहाँ पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी योर G1 फेज। इसको हम इवन कहते हैं एज अ गैप फेज 1, इसको हम इवन कहते हैं एज अ गैप फेज 1, मैं आपको आगे दिखा दूंगा। सो दैट इज माय G1 फेज। सो पहले आपका फेज आपका होगा, दैट इज माय G1 फेज। सेकंड फेज जो उसके बाद होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज एस फेज। अभी तो सिर्फ मैं उनके नाम बता रहा हूँ, बाद में उसमें क्या होता है वो भी हम देखेंगे। सेकंड फेज ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर एस फेज। तो G1 फेज होगा, देन उसके बाद आपके यहाँ पे एस फेज होगा, देन उसके बाद आपका थर्ड फेज जो यहाँ पे होगा उसको हम यहाँ पे टैग करेंगे विद अ डिफरेंट कलर, एंड दैट विल बी माय G2 फेज। ये है मेरा यहाँ पे G2 फेज। अब हमने यहाँ पे इनके सिर्फ नाम लिख दिया, G1 है, S है, G2 है, और फिर आपका यहाँ पे आता है M फेज, देन द लास्ट वन इज योर M फेज, जिसको मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का M करके यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ लेट्स सी, बोलो बेटा बोलो, बोलिए वरुण। सर G0 फेज वो बाद में हम देखते हैं। यू डू हैव अ G0 फेज, G0 फेज, हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम ये सारे फेज समझेंगे, फिर उसे हम देखेंगे, बिकॉज वो आपको कुछ ही सेल में आपको मिलेगा देखने के लिए। सो वील सी दैट लेटर, राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी। सो ये है आपका यहाँ पे G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। अब इसको थोड़ा और हम सही तरीके से यहाँ पे हम समझते हैं। नाउ व्हाट डू विल गेट टू सी ओवर हियर इज कि अगर हम बात करते हैं हमारे, लेट्स से वी हैव दिस G1, you have S phase and you have a G2 phase। ये जो तीन मेरे यहाँ पे फेज होते हैं ना, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं यहाँ पे एज अ इंटरफेस। We collectively call them as a interface। अब ये मेरे जो फेज होते हैं G1, S और G2 फेज, ये वो मेरा टाइम है जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द पॉसिबल डिवीजन। सो दिस इज अ टाइम व्हेन सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवीजन। सेल prepares itself for cell division। तो ये वो टाइम होता है जब अपने आप को आप करते हो प्रिपेयर। तो बेसिकली ये जो आपका टाइम होता है ये आपसे ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम करेगा। सो 24 आवर्स में से देखा जाए तो 23 घंटे यही करने में लग जाते हैं। G1 फेज, S फेज और G2 फेज के जो दौरान आपका जो टाइम लगता है वो सबसे ज्यादा लगता है। सो दिस टेक्स अराउंड 95% ऑफ द टाइम टेकन बाय द इंटरफेस। याद रखना, 95% of the time is been spent in the interface। इतना परसेंट टाइम तो आप इंटरफेस में ही लगा देते हो। तो याद रखना, G1 फेज, S फेज और G2 फेज आपका वो टाइम स्लॉट होता है जहां पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है M फेज में डिवाइड करने के लिए, बिकॉज M फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई माइटोसिस फेज। M फेज जो आपका होता है उसे हम इवन कहता है एज अ माइटोटिक फेज। सिर्फ बैक्टीरिया में अलग होता है? नहीं, बैक्टीरिया में भी होता है ये सब चीजें, लेकिन उसका ड्यूरेशन काफी कम होता है, बहुत ही कम होता है, राइट। दे जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग ओवर देयर, राइट। लेकिन आपको ये फेज उसमें भी आपको मिलेंगे।
बट ड्यूरेशन इज गोइंग टू बी लाइक सुपर लेस इन दैम, क्योंकि आप देख रहे हो 20 मिनट्स ही लग रहे हैं उसको डिवाइड करने के लिए, इसलिए। नाउ व्हाट वी हैव टू सी हियर ना, हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पता है क्या रहेगा, ये समझना कि यार जीवन में क्या हो रहा है, एस में क्या हो रहा है, G2 फेज में मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक बार फिर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेट्स सी दिस पिक्चर ओवर हियर। तो ये जो आपके फेज है, एक बार फिर आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा, यहां से लेके, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ऑरेंज, यहां से लेके फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स टिल योर G2 फेज, दिस ओवर हियर बिकम्स माय इंटरफेस। ये बात याद रखना। और अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटरफेस में कितना टाइम लगता है, देन याद रखना इंटरफेस विल टेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ये आपका 95% आपका यहाँ पे कंज्यूम करेगा। एंड देन यू हैव द एम फेज, जहां पे आपका बेसिकली आपका यहाँ पे माइटोसिस होगा, राइट। सो लेट्स सी क्या होता है इन फेज के अंदर। लेट्स ट्राई टू सी दोस थिंग्स ओवर हियर। अगर आप सेल साइकिल काफी अच्छे से अगर आप समझ पाते हो ना, देन आप सेल डिवीजन तो आप समझ पाते ही हो, बट इवन आप समझ पाते हो कि यार ये कैंसर कैसे होता होगा। या मैं आपसे ये कहूंगा कि जब आप कैंसर को कभी डिटेल में पढ़ते हो आपके हायर क्लासेस के अंदर, सो वो समझने के लिए आपको सबसे पहले सेल साइकिल समझना होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेल साइकिल एंड देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द कैंसरस सेल, राइट। उसका हम थोड़ा सा आइडिया हम आपको यहाँ पे देंगे। अच्छा, वो आइडिया देने के पहले मुझे ये बताओ, हमने यहाँ पे 2-4 स्लाइड यहाँ पे कवर की है, क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है। और कोई चीज समझ नहीं आ रही तो प्लीज अनम्यूट करके बता देना कि ये समझ नहीं आया, या रिपीट करने के लिए बता देना मुझे। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो याद रखना, सेल डिवीजन जनरली किया जाता है फॉर रिपेयर, ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट के लिए। ये 3 कॉमन रीजन मैंने आपको बताया। उसके साथ याद रखना कि आपका जो सेल साइकिल के अंदर यू हैव सर्टेन phases over here. You have a G1 phase, S phase, G2 phase, and then you have the M phase, right? कौन क्या करता है अब हम यहाँ पे देखेंगे. So we'll now try to see what will happen in which kind of phase. So let's talk about G1 phase. इसको इवन कहते हैं एज अ गैप 1 phase. इसको इवन आप लोग बोलते हो कई बार एज अ गैप 1 phase. Let me quickly again draw this because हमें इसमें एक और चीज ज्यादा समझनी पड़ेगी. अच्छा, वैसे एक बात बताइए, क्या फंगाई के अंदर मियोसिस होता होगा नहीं होता होगा? फंगाई के अंदर होता है। होता है. वरुण ने होता है बोल के धीरे से, वरुण मुझे बता दो एक एग्जांपल जहां पे मियोसिस हो रहा है फंगाई के अंदर. व्हाट हैपेंड? बता सकते हो आप लोग मुझे एक एग्जांपल फंगाई के अंदर मियोसिस होता हुआ? व्हाट इज द एग्जांपल यू कैन गिव मी? सर जब एस्कोस्पोर्स बनते हैं, जब फूड के आपके एस्कोस्पोर्स बनते हैं. वेरी गुड, बिल्कुल सही. तो एस्कोस्पोर्स बनते हैं जब आपके बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, याद करेगा तब आपका मियोसिस होता है. दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग. कैरियोकाइनेसिस के बाद आपका मियोसिस ही वहां पे होगा. एंड देन यू विल गेट टू सी कि आपके वहां पे एस्कोस्पोर्स या आपके बेसिडियोस्पोर्स आपके यहाँ पे बन के आपके हाथ में आते हैं, राइट. अच्छा, क्या प्लांट्स के अंदर मियोसिस होता है? यस सर. यस सर। राइट. Yes, sir. एंड दैट हैपनिंग इन प्लांट एज वेल. तो यस, याद रखना प्लांट्स के अंदर भी आपका मियोसिस होगा. बिल्कुल होगा. एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है. यू आल्सो फाइंड दैट हैपनिंग इन योर फंगाई एज वेल, राइट. क्या बैक्टीरिया में आपको मियोसिस होते हुए आपको कभी मिलेगा क्या बैक्टीरिया के अंदर? नो सर. नो सर। No, sir. Right, bacteria won't have any kind of meiosis. That's true. बैक्टीरिया के अंदर क्या बैक्टीरिया डीएनए अपना एक्सचेंज कर सकता है दूसरे बैक्टीरिया के साथ? यस सर। यस. Yes, sir. और वो करने के लिए वो किसी यस सर. उसके बॉडी के ऊपर क्या बना होता है जिसकी वजह से वो ये डीएनए एक्सचेंज करने में अपना स्टार्ट कर सकता है प्रोसेस? साइटो डीएनए रिप्लिकेशन। यार सुबह उठ के चौकोस खाइए, याद करिए क्या होता है. रिबोसोम। Do you remember something like a pili which forms the conjugation bridge? कुछ याद आ रहा है? pili जो conjugation bridge बना Yes, रहा sir. Yes, sir. Yes, sir. वो हेल्प करता था ना आपका इनिशिएट करने के लिए डीएनए एक्सचेंज. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द जीवन फेज. अब जब आप बात करो जीवन फेज की, याद रखना इट इज अ पार्ट ऑफ माय इंटरफेज. ठीक है. अब जीवन फेज में जनरली आपका सेल करता क्या है, इस फेज के अंदर आपका सेल करेगा क्या?
तो ये इस पार्ट के अंदर यू विल फाइंड कि आपका कंटिन्यूस सेल ग्रोथ तो आपका यहाँ पे हो रहा है, सो सेल ग्रोथ विल बी सीन, तो सेल ग्रोथ आपकी यहाँ पे हो रही होती है, सो दैट इज वन थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग। उसके साथ साथ याद रखना इस फेज के अंदर आप बनाते हो बहुत सारे प्रोटीन, सो प्रोटीन सिंथेसिस विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर, सो प्रोटीन सिंथेसिस आपका यहाँ पे होगा, ये चीज याद रख लेना। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका आरएनए सिंथेसिस भी आपका यहाँ पे होता है, एक बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि इस फेज के अंदर आपको इवन मिलेगा देखने के लिए कि आपके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो रेप्लिकेट करेंगे, योर सेल ऑर्गेनल्स आल्सो रेप्लिकेट, सेल ऑर्गेनल्स आल्सो रेप्लिकेट। अब अगर आपको सेल डिवीजन करना है तो आपको फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ाना पड़ेगा ना अपना, मतलब जो भी नया सेल बनेगा उसके अंदर भी तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया देना है, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी हो गया, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू ना, सो दैट इज व्हाई आपके जो ऑर्गेनल्स होते हैं याद रखना इनका भी नंबर बढ़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा, गोल्गी बढ़ेगा, आपका इवन योर क्लोरोप्लास्ट, सो ऑल दोस ऑर्गेनल्स विल बी इंक्रीजिंग ओवर हियर। बताइए किशोर, बताइए क्या हुआ, बोलिए। सर जीवन फेज, एक मिनट सर रिपीट कर देना। जीवन फेज में कुछ खास नहीं हो रहा, खास नहीं, ऐसा नहीं कि खास नहीं हो रहा, काफी चीजें हो रही है, लेकिन इसमें देखो क्या हो रहा है, आपका एक तो सेल ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है, यू फाइंड कि आपका सेल यहाँ पे आपका ग्रो करेगा, पहली चीज याद रखना, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस आपका यहाँ पे किया जाता है, काफी ज्यादा आप यहाँ पे प्रोटीन बनाते हो। आरएनए सिंथेसिस यहाँ पे किया जाएगा, आरएनए का अमाउंट आप यहाँ बढ़ाओगे। उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कि आपके जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनका भी नंबर आप यहाँ पे बढ़ाते हो, सो ऑल्सो यू ऑल्सो इंक्रीज देयर नंबर इन दिस पर्टिकुलर फेज। क्योंकि अगर आपको सेल को डिवाइड करके एक नया सेल बनाना है तो उसके अंदर भी तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया देने पड़ेंगे, उसके अंदर भी तो आपको देने पड़ेंगे आपके गोल्गी अपरेटस, सो दैट इज व्हाई सेल ऑर्गेनल्स का नंबर भी आपका यहाँ पे बढ़ेगा, सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मुझे बताओ जीवन फेज में स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर यू क्लियर विद द थिंग्स हैपनिंग इन द जीवन फेज? Yes, sir. sir. Yes, sir. की बात आपको यहाँ पे रखनी है याद, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द जीवन फेज। अब उसके बाद आपका यहाँ पे आता है एस फेज। नाउ आफ्टर दिस यू विल बी हैविंग योर वेरी इंपॉर्टेंट एस फेज, सारी फेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाउ यू विल हैव योर एस फेज व्हिच विल बी कमिंग नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। अब जब भी आपके सामने एस फेज आएगा तो सबसे पहली बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज योर डीएनए रेप्लिकेशन। सो एस फेज में जो आपकी सबसे पहली चीज आपकी यहाँ पे होती है, दैट इज गोइंग टू बी योर डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन आपका यहाँ पे होता है आपके एस फेज के अंदर, मतलब आपका जो भी डीएनए है उसका नंबर, उसका कंटेंट आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। डीएनए रेप्लिकेशन करना जरूरी है, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इवेंट, वो आपका होता है एस फेज में। इसके साथ साथ और भी चीजें यहाँ पे होती है, यू विल फाइंड कि आपके यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, योर हिस्टोन प्रोटीन्स आर बीन फॉर्म्ड इन द एस फेज। ये बात आप याद रख लेना, हिस्टोन प्रोटीन्स का आप बनाते हो आप यहाँ पे, दे आर बीन सिंथेसाइज्ड, दे आर बीन फॉर्म्ड, एंड अलोंग विद दैट इवन सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट। सेंट्रियोल्स जो आपके होते हैं, सेंट्रियोल्स ऑल्सो डुप्लीकेट, इनका भी नंबर डबल किया जाता है, दे ऑल्सो डुप्लीकेट इन योर एस फेज। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके सेंट्रियोल्स का नंबर आप यहाँ पे बढ़ाते हो, हिस्टोन प्रोटीन्स का नंबर आपके यहाँ पे डुप्लीकेट बढ़ाया जाएगा, बनाया जाएगा, एंड अलॉन्ग विद दैट डीएनए का रेप्लिकेशन आप कराते हो आपके एस फेज के अंदर। सो दीज आर द 3 इवेंट्स, ये 3 इवेंट्स आपके होते हैं आपके एस फेज के अंदर। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, आपको यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे समझनी है, ध्यान से देखिएगा। जब हम बात करते हैं ना डीएनए रेप्लिकेशन की, लेट मी ट्राई टू टेल यू वन थिंग ओवर हियर, इसको साइड में रखो, आप पहले एक चीज यहाँ पे समझो, हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वी हैव इन द बॉडी, इन द सेल? 46. 46. That means 23 pairs of chromosomes you have. 23 pairs of chromosomes you are going to have. 23 pairs of chromosomes आपके सेल के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए, राइट? मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके सामने है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1, उसकी आपको एक और यहाँ पे कॉपी मिल जाएगी, ठीक है? अगर आपके अंदर है आपका क्रोमोसोम नंबर 2, तो उसकी एक और कॉपी आपकी बॉडी में लगी हुई है। So if you have chromosome number 2 यहाँ पे, then you will have one more copy over here जो वहाँ पे आपकी लगी होती है, right? If you have a chromosome number 5,
तो उसकी भी वहां पे एक और कॉपी आपको मिलेगी. सो दैट इज व्हाई व्हाट वी से कि ह्यूमंस आर गोइंग टू बी अ डिप्लॉयड एनिमल, क्योंकि हमारे पास हर एक की 2-2 कॉपी है, राइट. सो इफ वी हैव लाइक 2 क्रोमोसोम, लाइक वी हैव a 1 copy, I would clearly like exactly say 1 copy for every chromosome. तो इसलिए हम लोग कहते हैं that we are going to be diploid animals. हम सारे के सारे यहाँ पे क्या है, we are all going to be diploid in nature, क्योंकि आपको यहाँ पे 2-2 क्रोमोसोम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. ठीक है, we are all going to be diploid. ठीक है. अब मुझे आप ये बताओ, इतना पहले आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, मुझे आप ये बताओ कि अगर आपके पास 3-3 कॉपियां होती तो फिर क्या होता? ट्रिप्लॉइड. ट्रिप्लॉइड. सिंपल सी बात है, अगर 3-3 कॉपी होती है आपके पास हर एक चीज की तो ट्रिप्लॉइड होता है. अगर आप 4 होते आप टेट्राप्लॉइड होते हैं. लेकिन याद रखना, यू आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉइड, क्योंकि आपके पास 2-2 कॉपी यहाँ पे आपको दिख रही है. लाइक यू हैव लाइक एक क्रोमोसोम की आपको एक और कॉपी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाती है. सो दैट इज वन थिंग यू शुड बी क्लियर विद. अब यहाँ पे आप एक चीज आप ध्यान से समझिए, ये आपका नंबर है आपके सेल के अंदर, राइट. अब ये चीज को आप काफी ध्यान से यहाँ पे समझना. अज्यूम करो कि ये है मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1, ये मेरा 1 है और ये उसकी वहां पे कॉपी लगी हुई है. सो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान पता है क्या होगा, इसकी एक कॉपी बनाई जाएगी एक्स्ट्रा यहाँ पे, 1 कॉपी ऑफ दिस विल बी फॉर्म्ड, और उसी तरीके से उसकी भी यहाँ पे एक और कॉपी बनाई जाएगी. जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे हुआ तो आपने क्या किया, हर एक क्रोमोसोम ने अपनी यहाँ पे एक कॉपी बनाई. तो जब हर एक क्रोमोसोम ने यहाँ पे अपनी कॉपी बनाई, इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको एक्स शेप वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल गया. अब आपको यहाँ पे दिखेगा, नाउ यू विल सी दैट स्ट्रक्चर जो हमने पहले वाली क्लास में देखा था. सो नाउ यू विल सी कि आपका बीच में यहाँ पे सेंट्रोमेयर होगा, और सेंट्रोमेयर तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, बट यू कैन ऑल्सो सी नाउ योर 2 क्रोमैटिड. हर एक क्रोमोसोम के पास आपके यहाँ पे 2 क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड 1, क्रोमैटिड 2. ये चीज हमने पहले भी देखी थी. So you have this chromatid 1 over here and you have this one more chromatid over here. So ये चीज आपकी हो रही है आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ही आपको वो वाला स्ट्रक्चर आपको मिलता है. तो ये जो स्ट्रक्चर हम देखते थे ना, जो हमने पढ़ा था हमारे चैप्टर के अंदर पहले वाले, ये स्ट्रक्चर आपको बेसिकली आपको दिख रहा होता है ना, ये आपको दिखता है आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन ओनली. डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ही आपको स्ट्रक्चर दिखता है, और एल्स आपको स्ट्रक्चर दिखेगा भी नहीं. ठीक है. सो इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखता है, यू हैव अ सिंगल सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर आपके पास यहाँ पे एक ही होगा. क्रोमैटिड आपको यहाँ पे कितने दिखता है, आपको क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 2. यू कैन सी 2 क्रोमैटिड ओवर हियर, 2 क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. तो ये सब आपको दिखता कब है, आफ्टर ओनली योर सक्सेसफुल डीएनए रेप्लिकेशन. तो ये बात आप दिमाग में बिठाइए कि ये जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ना, ये आपके डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ही आपका यहाँ पे दिख सकता है. 2 क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको एक सेंट्रोमियर आपको यहाँ पे दिख रहा है. और कोई मुझे बता दे यहाँ पे कि आपको काइनेटोकोर यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, 2 काइनेटोकोर भी यहाँ पे मिल जाते हैं. अब एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे सेम चीज बता रहा हूँ, मैं रिपीट करूंगा सेम चीज, ताकि आपके दिमाग में ये चीज हमेशा क्लियर रहे. लेट मी टेल यू दिस थिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू. सी, एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास है, ये समझो ये है मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 3, राइट, आपके सेल के अंदर, तो उसकी एक और कॉपी आपको मिलेगी वहां पे. यू विल हैव वन मोर कॉपी ओवर देयर ऑफ दैट क्रोमोसोम. लेकिन जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब भी आपका रेप्लिकेशन डीएनए का होगा, तो ये लोग अपना एक और यहाँ पे कॉपी बनाते हैं. सो दे विल मेक वन मोर कॉपी ओवर हियर. तो ये क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी यहाँ पे बनाएगा. और जब ये क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना लेता है, देन यू कैन सी इन द सेंटर यू विल हैव द सेंट्रोमियर एंड यू कैन सी योर 2 क्रोमैटिड्स. पहले ये बताओ, क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर. सिर्फ लड़कियों को आ रही है, लड़कों को समझ आ रही है, नहीं आ रही? Yes. यस सर. और उनको क्या हो गया, वो क्या कहना चाहता है बेटा, बता, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? सर. अब मेरी बात वापस से ध्यान से सुनो. जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो प्लीज एक बात आप यहाँ पे याद रखना कि आपका डीएनए कंटेंट होता है डबल. आपका जो डीएनए का जो कंटेंट होता है, डीएनए कंटेंट विल गेट डबल्ड. ये आपका दुगना हो जाएगा.
इसका मतलब यहाँ पे ये कि अगर आपका डीएनए कंटेंट G1 फेज में अगर था आपका समझो 2x, वो था आपका G1 फेज में, तो S फेज के बाद आपका जो डीएनए कंटेंट होगा वो आपका हो जाएगा 4x। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि आपका डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज यहाँ पे दिमाग में बिठानी है कि यार डीएनए तो मेरा डबल हो रहा है यहाँ पे, बट क्रोमोसोम नंबर मेरा सेम रहेगा। क्रोमोसोम नंबर मेरा चेंज नहीं होता, योर क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम। तो याद रखना डीएनए कंटेंट आपका डबल हो रहा है बट क्रोमोसोम नंबर आपका सेम रहेगा। योर क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम, रिमेन्स सेम। अब जब मैं कह रहा हूं कि क्रोमोसोम नंबर मेरा यहाँ पे सेम रहेगा, तो इस बात को आप यहाँ पे समझिए। देखिए जब हमने स्टार्ट किया था तो ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 3 था और उसकी एक और कॉपी थी 3 वाली। तो जब मेरा रेप्लिकेशन खत्म हुआ ना, तब भी मेरे पास 2 ही क्रोमोसोम है, एक ये और एक ये। सो क्रोमोसोम नंबर मेरा सेम ही रहेगा। जब मैं इसके अंदर पूरा एक और क्रोमैटिड जब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, तो क्रोमैटिड ऐड करने के बावजूद द क्रोमोसोम नंबर मेरा यहाँ पे सेम ही रहेगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा डीएनए कंटेंट यहाँ पे डबल हो चुका है, बट क्रोमोसोम नंबर मेरे यहाँ पे सेम रहता है। अभी भी मेरे पास पहले भी 2 थे, अभी भी मेरे पास 2 ही क्रोमोसोम मेरे सामने मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इवन नाउ राइट नाउ आई कैन सी ओनली 2 क्रोमोसोम्स ओवर हियर। तो ये बात प्लीज, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आप बिठा लो कि क्रोमोसोम नंबर आपका चेंज नहीं होता। तो अगर आपका G1 फेज में, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, अगर आपका G1 फेज में, इन द G1 फेज इफ यू हैव 20 क्रोमोसोम्स ना, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर आपके पास 20 है, इफ यू हैव 20 क्रोमोसोम्स, सो प्लीज याद रखना कि S फेज के बाद आपका क्रोमोसोम नंबर आपका उतना ही रहेगा। इवन आफ्टर S फेज यू विल हैव 20 क्रोमोसोम्स ओनली, इनका नंबर आपका चेंज नहीं होता। बट क्या डीएनए का कंटेंट यहाँ पे बढ़ेगा मेरा? द आंसर इज यस। डीएनए कंटेंट मेरा हो जाएगा यहाँ पे डबल। अगर डीएनए कंटेंट मेरा यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरा अगर 2C है, तो आफ्टर माय डीएनए रेप्लिकेशन इट विल बिकम माय 4C। लेकिन कभी भी आपको क्रोमोसोम नंबर आपको इंक्रीज नहीं करना। तो ये मत कहना कि पहले 2N था G1 फेज में और S फेज हो गया, उसके बाद आपका 4N हो गया, ऐसा नहीं होता। क्रोमोसोम नंबर आपका सेम ही रहेगा, वो आपका चेंज नहीं होगा। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. प्लीज सब लोग याद रखेगा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो जो क्वेश्चन जितने आप सॉल्व करोगे उतना आपका हाथ इसके ऊपर बैठेगा, एंड विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सो एंड अगेन जो लोग नए हैं यहाँ पे, ममता क्या आपको ये वाली बात समझ आ रही है? ममता इज नॉट हियर इन द क्लास। ऑलराइट बेटा, अगर कोई चीज, अगर इफ यू आर देयर इन द क्लास देन प्लीज लेट अस नो, अगर कोई चीज अगर आपको समझ ना आए तो, ठीक है? ओके, सो याद रखना यहाँ पे हो क्या रहा है। Cell growth is usually a continuous process. DNA synthesis occur only during one specific stage in the cell cycle, right? वो आप जानते हो, that will be happening in my S phase. ये सिर्फ आपका होता है आपके S phase के अंदर। The cell cycle is divided into like 2 basic phases, interphase and your M phase. अब हमने हमारा यहाँ पे देख लिया कि यार G1 S phase में मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, DNA replication, histone protein synthesis and centrioles आपके यहाँ पे करते हैं duplicate। ये 3 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे हमारा आएगा G1 phase, sorry G2 phase. Now we'll have a look at the something like my G2 phase. अब G2 phase को यहाँ पे समझते हैं कि इसमें क्या होगा। अगेन एक इंपॉर्टेंट फेज है। जब भी आप बात करते हो G2 फेज की, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। फॉर्चुनेटली G2 फेज में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। इस फेज के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे होगा प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस आपका यहाँ पे होगा, जो आपके लिए नेसेसरी होते हैं प्रोटीन्स वो आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट अगेन यू विल फाइंड योर RNA synthesis will be seen. तो यहाँ पे भी आपको सेल ग्रोथ आपको मिलती है, along with that you will get to see your protein and RNA synthesis आपका मेनली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही अलग चीज कोई नहीं हो रही, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। यू हैव टू नो कि G2 फेज, जिसे हम गैप 2 फेज भी कहते हैं, इन दिस यू विल फाइंड प्रोटीन एंड RNA synthesis will takes place। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ तक तो सब कुछ सिंपल है, these are all going to be very simple things। G2 फेज में क्या हो रहा है, S फेज में क्या हो रहा है, ये सब आपके लिए लाइक इट्स अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू, राइट? अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप समझो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे समझनी है वो ये है कि G1 फेज से S फेज में जाने के लिए आपको एक चेक पॉइंट से गुजरना पड़ेगा। सो याद रखना, आपका एक चेक पॉइंट आता है बिटवीन माई G1 एंड S फेज, इसको हम बोलते हैं चेक पॉइंट नंबर 1। इसको हम कहते हैं यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 1।
तो ये मेरा चेक पॉइंट नंबर 1। दूसरा चेक पॉइंट मेरा आएगा यहाँ पे बिटवीन द G2 फेज एंड M फेज। दूसरा चेक पॉइंट मेरा यहाँ पे आता है, दैट इज योर चेक पॉइंट नंबर 2। एंड देन यू हैव द लास्ट चेक पॉइंट, जो आखिरी चेक पॉइंट मेरा यहाँ पे होगा, दैट विल बी इन द M फेज। आखिरी चेक पॉइंट जो मेरा यहाँ पे लग रहा होता है वो लग रहा होता है मेरा यहाँ पे M फेज के अंदर। उसको हम बाद में समझेंगे, वो क्या करता है क्या नहीं करता, उसको हम बाद में देखेंगे कहाँ पे क्या कर रहा है। बट पहले हमारा काम है चेक पॉइंट नंबर 1 और चेक पॉइंट नंबर 2 को यहाँ पे समझना। अब इन चेक पॉइंट को समझने के पहले आप में से कोई बता दे कि यार चेक पॉइंट का बेसिकली काम क्या होता है, ये चेक पॉइंट करते क्या होंगे, या जनरली चेक पॉइंट की जब हम बात करते हैं रोड के ऊपर तो उनका काम क्या होता है? सर इसके अंदर कोई दूसरा। अच्छा वरुण, तुम एक बात बताओ, मैं ये एग्जांपल पहले भी तुम लोगों को दिया था, मुझे एक बात बताओ, या कोई मुझे बात बताइए ये वाली बात कि समझो अगर तुम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, राइट, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम ऐसे बाइक लेके जा रहे हो अभी अमृतसर से फिर कराची में आ गए और कोई तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा, सब लोग ऐसे हाथ हिला रहे हैं वहां पे खड़े हुए लोग, ऐसा तो कभी होगा नहीं ना, राइट, कि तुम ऐसे चलते कराची पहुंच गए, राइट। बीच में आपका आएगा चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट क्या देखता है, व्हाट दिस चेक पॉइंट इज नोन फॉर? वरुण बताओ क्या देखता है वो चेक पॉइंट? ये आउटसाइड तो नहीं है? अरे ऑब्वियसली तुम आउटसाइड से हो वो चीज तो है ही। और क्या देखेगा? टेररिस्ट तो नहीं है? कोई हार्मफुल चीज है। अरे एक एक करके बताओ, किशोर आप बताओ क्या देखोगे आप चेक पॉइंट पे? मतलब कि ऐसा कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिससे हमें खतरा हो। राइट, वो आप चेक करते हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप और क्या चेक कर सकते हो? चलो ये देख लिया आपने, और क्या अक्षर आप बताओ और क्या चेक कर सकते हो आप? सर कि वो टेररिस्ट तो नहीं है? उसने वही बताया बेटा वही बताया उसने। हाँ कनिका, और कुछ आप बता सकते हो उसके अंदर और क्या आप देख सकते हो? आप पहुंच सर जैसे कि वो गए कोई हार्मफुल चीज कैरी तो नहीं कर रहा। इट्स द सेम थिंग, ठीक है, ये आपने देख लिया, ओके, हार्मफुल चीज कैरी नहीं कर रहा, सिर्फ चिप्स के पैकेट ही है उसके पास और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और चीज देखोगे कि यार सब डॉक्यूमेंट सही या नहीं है, ये भी तो देखोगे ना आपके यहाँ भाई बाइक के लाइसेंस है, पीयूसी के पेपर्स है, वो सब भी आप चेक करोगे वहां पे, वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है, यू सी ऑल दोस थिंग्स, राइट, एंड देन यू अलाउ, अगर सब कुछ सही है देन वो आपको बोलेंगे कि जाओ, गो इनटू दिस या इन दिस कंट्री, यू विल अलाउ देम टू गो, राइट। तो चेक पॉइंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट होता है जहां पे आप चीजों को चेक करते हो। अब जब आप बात कर रहे हो G1 और S फेज के बीच वाले चेक पॉइंट की, अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं हमारे चेक पॉइंट की जो आपका आ रहा है बिटवीन द G1 एंड S फेज, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव अ चेक पॉइंट बिटवीन द G1 एंड S फेज। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप बेसिकली आप यहाँ पे चेक करोगे कि सही अमाउंट में प्रोटीन बने हैं या नहीं बने, राइट। Are the proteins poured in the appropriate amount? So appropriate amount of protein, appropriate amount of proteins are formed or not? ये चेक किया जाता है इन दिस पर्टिकुलर चेक पॉइंट। ये बात है रखना कि क्या आपने सही अमाउंट में प्रोटीन जीवन फेज में बनाया या नहीं बनाया। देखिए आप ये बात जानते हो कि आपकी जीवन फेज के अंदर क्या हो रहा था, आपका प्रोटीन सिंथेसिस आप यहाँ पे कर रहे थे, प्रोटीन आरएनए आप यहाँ बना देते हैं। क्या आपने सही अमाउंट में सही वाले प्रोटीन बनाए हैं या नहीं बनाए, वो आप चेक पॉइंट नंबर 1 पे आप चेक करोगे। अगर आपने सही अमाउंट में प्रोटीन नहीं बनाए या जो प्रोटीन चाहिए थे वो आपने नहीं बनाए, तो आपका सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा, आपका सेल साइकिल आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहां पे आप जीवन फेज में ही वहां पे रुके रहोगे। आप चेक पॉइंट में पहुंच गए कराची के, आपने डॉक्यूमेंट दिखाया, पता चला पासपोर्ट ही नहीं है आपके पास, तो क्या बोलेंगे आपको कि नहीं आप नहीं जा सकते। सेम चीज आपकी यहाँ पे होगी, आपने जीवन फेज में देख लिया कि आपको प्रोटीन नहीं बना है सही अमाउंट में, सो यू विल नेवर मूव इनटू द एस फेज, आपका सेल साइकिल एस फेज में जाएगा ही नहीं, और आपका नेक्स्ट स्टेज जो होता है डीएनए सिंथेसिस का वो आपका चालू ही नहीं होगा। तो ये बात याद रखना, दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इन माय जीवन फेज, दिस विल बी हैपनिंग इन चेक पॉइंट नंबर 1। सो याद रखना जो जीवन से एस फेज में आपको यहाँ पे चेक पॉइंट होगा उसका काम यही होता है चेक करना कि प्रोटीन सही अमाउंट में बने या नहीं बने। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो ये एक आपका इवेंट यहाँ पे होगा इन द दिस पर्टिकुलर चेक पॉइंट। सेकंड चेक पॉइंट मेरा यहाँ पे जो है वो कौन से कहाँ पे आ रहा था? सेकंड चेक पॉइंट किसके बीच में आ रहा था मेरा यहाँ पे? G2 और M। G2 और M फेज। राइट,
सेकेंड चेक पॉइंट जो मेरा यहाँ पे था दैट वाज बिटवीन माय G2 एंड M फेज, इसके बीच में मेरा था यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 2। अब यहाँ वाला जो चेक पॉइंट होता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस ये काफी इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे चेक करेगा। ये चेक करेगा आपके DNA रेप्लिकेशन को। दिस विल चेक योर DNA रेप्लिकेशन। अब ये बात आप यहाँ पे समझिए ध्यान से, आपका रेप्लिकेशन किया गया था S फेज के अंदर, रेप्लिकेशन क्या सही से हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज को आप चेक करोगे आपके चेक पॉइंट नंबर 2 के अंदर। सो याद रखना, चेक पॉइंट नंबर 2 पे आप क्या चेक करते हो, क्या आपका DNA रेप्लिकेशन जो आपने किया था S फेज के अंदर, क्या वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है, वो आप चेक करते हो आपके चेक पॉइंट नंबर 2 पे। ये बात याद रखना, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि लेट्स अज्यूम कि आपका रेप्लिकेशन सही से नहीं हुआ। लेट्स सी दैट। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से लेट मी टेल यू ओवर हियर। अज्यूम करते हैं कि आपका यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 2 पे आप चेक कर रहे हो। सो अज्यूम दैट आपका DNA रेप्लिकेशन यहाँ पे आप चेक कर रहे हो और आपने चेक किया, और चेक करने के बाद आपने यहाँ पे क्या देखा कि यू हैव अ DNA एरर। आपके DNA के अंदर आपको मिल रहा है यहाँ पे आपका एरर। अगर आपको एरर मिल रहा है तो आप क्या करोगे, आप इनिशिएट करोगे DNA रिपेयर मैकेनिज्म। आप DNA को रिपेयर करने का प्रोसेस आप यहाँ पे चालू करोगे। तो देखिए यहाँ पे चेक पॉइंट में आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपने चेक किया कि आपके DNA के अंदर आ रहा है कोई एरर, कोई दिक्कत आ रही है आपकी DNA के अंदर। सो आप क्या करते हो, यू विल इनिशिएट DNA रिपेयर मैकेनिज्म। सो आई जस्ट राइट ओवर हियर चेक पॉइंट नंबर 2। चेक पॉइंट नंबर 2 आपका ये करेगा कि जैसे ही आपने अपना DNA रेप्लिकेशन आपने देखेगा वो वहां पे, अगर उसमें एरर है देन आप कोई बात नहीं, आप उस DNA को ठीक कर लो, आप उस एरर को ठीक कर लो। दैट इज व्हाट इट विल डू। और अगर इसके अंदर कोई एरर नहीं है, अगर कोई इसके अंदर एरर नहीं है, इफ यू हैव नो एरर, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर कोई एरर इसके अंदर नहीं होता तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि आप चले जाओ, you get into the cell cycle, you enter into the cell cycle, right? It will initiate you will enter into the M phase. तो बड़ा ही सिंपल से यहाँ पे बात है कि अगर एरर है तो आप रिपेयर करो, एरर नहीं है तो आप आगे चले जाओ M फेज के अंदर। अब यहाँ पे आप एक बात समझिए, आपका DNA रेप्लिकेशन आपने यहाँ पे चेक किया, चेक करने के बाद आपको यहाँ पे एरर मिला, और एरर मिलने के बाद आपने रिपेयरिंग आपने यहाँ पे चालू की, और रिपेयरिंग करने के बाद भी DNA रिपेयर आपका नहीं हुआ। तो चेक पॉइंट क्या करेगा, पहले देखेगा कि रिपेयर हुआ या नहीं हुआ है। और अगर आपका DNA रिपेयर नहीं होता, सो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट्स अज्यूम इट इज इररिपेयरेबल या इट इज नॉट गेटिंग रिपेयर्ड, इट इज नॉट गेटिंग रिपेयर्ड, और आपका अभी भी आपको एरर वहां पे दिख रहा है। तो चेक पॉइंट नंबर 2 क्या करेगा, आपके DNA को देखेगा ध्यान से, और क्या करेगा, देखेगा, बोलेगा यार इसमें तो अभी भी आपका एरर है। नाउ द नेक्स्ट थिंग द चेक पॉइंट नंबर 2 इज गोइंग टू डू, उसने एक ट्राई तो करके देख लिया, उसके बाद उसने देखा कि अभी भी DNA आपका ठीक नहीं हुआ है। तो इन दैट कंडीशन काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे होती है। अगर ऐसा आपको दिखा देन आपका सेल साइकिल या आपका चेक पॉइंट एक नया पाथवे चालू करेगा। इट विल इनिशिएट अ न्यू पाथवे, और जो नया पाथवे आपका चालू किया जाता है उस पाथवे को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। एक नया पाथवे यहाँ पे चालू होगा, उस पाथवे को हम कहते हैं यहाँ पे एपोप्टोसिस, और एपोप्टोसिस का मतलब यहाँ पे होता है प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ बेसिकली अब सेल साइकिल इनिशिएट करेगा एक नया पाथवे जिसके थ्रू आप अपने सेल को खत्म कर दोगे। सो चेक पॉइंट नंबर 2 ने देखा कि यार ये तो ठीक नहीं हो सकता, तो एक नया पाथवे चालू करेगा, उसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। दैट सिंपली मीन्स कि सेल अब अपने आप को खत्म कर देगा। सेल प्रिपेयर करेगा कि यार अब हो गया, अब इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, इट्स टाइम टू किल योरसेल्फ, इट्स टाइम टू किल इटसेल्फ। और वही चीज आपके यहाँ पे चालू होगी और क्लिनिकल तरीके से आप सेल को खत्म कर दोगे। ये करता है मेरा यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 2। तो देखिए आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे आपके DNA के साथ कोई भी आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा। अगर DNA में एरर है और अगर आप उसे रिपेयर नहीं कर सकते तो आपका सेल की डेथ होना 100% श्योर है, क्योंकि वही चीज आपका सेल यहाँ पे चालू कर देता है। चेक पॉइंट नंबर 2 ही चालू कराता है, यार ये तो ठीक नहीं हो रहा, यू स्टार्ट द प्रोग्राम सेल डेथ एंड द सेल इन अ मैटर ऑफ नो टाइम विल किल इटसेल्फ।
क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ये चीज समझना जरूरी है। ये बड़ा ही एक, आई टेल यू समथिंग, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इवेंट इन योर सेल साइकिल. नाउ बिफोर वरुण आस्किंग योर क्वेश्चन, यू आस्किंग मी अ क्वेश्चन, टेल मी समथिंग. ऐसा क्यों किया सेल ने? इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया कि यार खत्म करो सेल को? व्हाई इट हैज डन दैट? प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाई सेल हैज डन दैट थिंग. Someone has raised the hand. I cannot see who has done. अब पूरा बताइए. क्योंकि अगर वो गलत प्रोटीन फोल्डिंग हो जाती तो टॉक्सिक हो सकता था. ये तो हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं ना. इट्स नॉट अ प्रोटीन, इट्स अ डीएनए. सो क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि वो बोलो, चलो वरुण तुम बोलो, बताओ. क्योंकि सर वो अदर सेल को सर नुकसान ना पहुंचा सके. थोड़ा थोड़ा सही है. आप बताइए अक्षरा, आप क्या कह रहे हो? सर इससे कोई क्लॉटिंग ना स्टार्ट हो. ओके, हर्षिता आप क्या कहना चाहते हो? ठीक है. So to produce healthy daughter cells. Right, that's a much more better answer. Yes, ठीक है. To produce all the healthy group of cells. Right. And अंशिका आप भी बता दीजिए आपका क्या स्कूल ऑफ थॉट है? सर ताकि जो डीएनए खराब है वो अदर डीएनए को खराब ना कर दे या फिर उनमें कोई डिजीज पैदा ना कर दे. ओके, ठीक है. और लेट्स सी, अब मेरी बात यहाँ पे सोचिए ध्यान से. काफी लोगों का आंसर है एंड कलेक्टिवली यू हैव गिवन मी लाइक समवॉट वेरी गुड आंसर. सो व्हाट विल बी हैपनिंग ना, आप ये चीज आप सोचिए थोड़ा सा. आई जस्ट ऐड दिस थिंग ओवर हियर. सी, समझो आपका एक सेल है. समझो आपके पास यहाँ पे सेल है, इसके अंदर आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है, और अज्यूम करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे आपका डीएनए जो आपका एरर वाला डीएनए है. सो उसको मैं यहाँ पे करता हूँ एज अ ऑरेंज कलर का आपका एरर वाला यहाँ पे डीएनए है. राइट, इसमें एरर है आपका. अगर मैंने इस सेल को खत्म नहीं किया तो पता है क्या होगा? ये सेल एक और सेल बनाएगा मेरा यहाँ पे. दिस सेल विल मेक वन मोर सेल. ऑब्वियसली अगर इसको मैंने खत्म नहीं किया तो ये सेल मेरा एक और सेल यहाँ पे बनाएगा. और क्या होगा फिर? उस सेल के अंदर मुझे मेरा एरर डीएनए मुझे यहाँ पे मिलेगा. इवन दैट विल हैव द एरर डीएनए. तो आपका जो डीएनए के अंदर एरर है वो आपका सिर्फ इंक्रीज ही होता जाएगा. आप सोचो, अगर ऐसे सेल को हमने जिंदा रखा सो इट विल अंडरगो डिवीजन, और जब भी वो डिवीजन करेगा तो आपके जितने भी नए सेल बनेंगे उन सारे सेल के अंदर आपको एरर मिलेगा. And that is why we will not have a healthy group of cells. जो हर्षिता ने बोला, we need to have a healthy group of cells. और अगर आपको healthy group of cells चाहिए तो आप अपने डीएनए के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं. राइट, अगर आपका डीएनए के अंदर कोई एरर आ रहा है यहाँ पे, देन आप उस सेल को खत्म कर दोगे. कि जैसे कि अपूर्वा ने भी बोला, क्योंकि अगर आपका डीएनए में एरर है तो हाँ, आपका प्रोटीन सिंथेसिस भी आपका गलत हो सकता है. राइट, अगर आपका प्रोटीन सिंथेसिस अगर आपका गलत होगा वहां पे, so you don't know what kind of impact it will have on the body. So that is why याद रखना, अगर कोई डीएनए के अंदर डैमेज होता है तो सबसे पहली चीज पता है आपको क्या करनी है? आपके सेल को खत्म करना है. आप पहले रिपेयर करो. अगर रिपेयर नहीं हो रहा देन यू किल द सेल, ताकि उसमें से कोई भी दूसरा सेल ना बने. क्योंकि अगर वो सेल जिंदा रह गया और अगर वो डिवाइड कर रहा है, देन आपके सारे जो सेल्स बनेंगे दे विल बी हैविंग द इशू. एंड आपको कोई आइडिया नहीं कि क्या एरर है उसके अंदर. आपको कोई आइडिया नहीं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. और जब मैं बोल रहा हूँ तब रुक जाकर बैठा. हाँ राम बोलो. रिपीट करना. रिपीट क्या करना है इसके अंदर? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एरर होगा ना डीएनए के अंदर, और अगर आपने उसे लाइक जिंदा रखा उस सेल को, तो वो डिवाइड करेगा. अगर वो डिवाइड कर रहा है तो आपके और सेल्स बनेंगे, और अगर वो और सेल्स बना रहा है तो क्या होगा? उन सारे सेल्स के अंदर आपको एरर मिलेगा. राइट, और आप नहीं जानते कि यार वो एरर है क्या, वो इशू है क्या. सो आपको इवन ये भी नहीं मालूम कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट इज अ वेरी like harmful thing to have a DNA which has some kind of error. क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है ना, वो कुछ भी बना सकता है या कुछ भी ऐसा प्रोसेस चालू कर सकता है जो आपके लिए हार्मफुल हो. तो इसलिए जब भी आपका चेक पॉइंट नंबर 2 देखता है कि एरर रिपेयर नहीं हो रहा, इट विल इनिशिएट द एपोप्टोसिस. दैट इज माय प्रोग्राम सेल डेथ. सो याद रखना, प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब होता है कि आप एक क्लिनिकल तरीके से सेल को खत्म कर रहे हो, ताकि ये एरर फ्यूचर में आपका ना जा सके या दूसरे सेल में आपका कोई भी आपका ना जा सके. सो यस, दैट इज व्हाट आई विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. और यही चीज करता है आपका मैं यहाँ पे आपका चेक पॉइंट नंबर 2. दिस इज व्हाट माय चेक पॉइंट नंबर 2 इज नोन फॉर. तो अब मुझे बताओ, क्या चेक पॉइंट नंबर 2 आप सबको यहाँ पे क्लियर है? महक हैज अ क्वेश्चन आई गेस. महक बताइए बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? अगर सर ये रियलिटी में हमारी बॉडी में हो जाए तो क्या होगा? ऐसा होता है. आई टेल यू समथिंग महक, ये जो चेक पॉइंट्स नंबर है यहाँ पे, आपको जब लाइक किसी पेशेंट को जब कैंसर होता है ना,
सबसे पहले उसके चेक पॉइंट काम करना बंद करते हैं। किसी पेशेंट को जब कैंसर होता है तो याद रखना उसके चेक पॉइंट्स ही काम करना बंद करते हैं। आप सोचो अगर चेक पॉइंट आपके काम करना बंद कर रही है, एक कैंसर में होता क्या जनरली, सेल्स ग्रो करते हैं। अगर आप कैंसर की बेसिक डेफिनेशन अगर आप देखोगे, सो इट्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। आपके सेल्स बस रैपिडली ग्रो करते रहते हैं। तो उसमें होता क्या, आपके चेक पॉइंट काम करना बंद कर देते हैं। वही चीज होती है, अगर आपके चेक पॉइंट काम करना बंद कर दिए देन आपके सेल्स डिवाइड करते रहेंगे, राइट। And now these cells have a potential to cause some disease again. They have a potential to do something bad in the body. क्योंकि कोई भी उन्हें चेक नहीं कर रहा ना ही डीएनए को आप चेक कर रहे हो, ना ही आप कोई दूसरे इवेंट को आप चेक कर रहे हो वहां पे। और एक और चीज याद रखना, कैंसर सेल जो होते हैं ना उनकी डेथ नहीं होती, दे शो अनकंट्रोल्ड डिवीजन। और उनके अंदर डेथ क्यों नहीं होती? बिकॉज वो जो प्रोसेस होता है ना आपका एपोप्टोसिस का, जो एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस होता है ना, ये जो आपके नॉर्मली हर एक सेल के अंदर होता है, ये जो मैंने मेंशन किया था, ये हर एक सेल के अंदर होता है, ये बंद कर देते हो आप। ये चीज आपके सेल के अंदर हो नहीं पाती, या ये प्रोसेस चालू करने का जो तरीका होता है ना वो होता ही नहीं है आपके कैंसर सेल के अंदर। सो कैंसर सेल्स डिवाइड करते रहते हैं और उनका जो नेचुरल डेथ जो होनी होती है वो उनके अंदर होती नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसलिए वो कंसर्न बन जाता है आपके लिए। तो इसलिए मैंने कहा था कि अभी तो नहीं बट फ्यूचर के लेवल पे जब आप कैंसर को पढ़ोगे डिटेल में तो आप सेल साइकिल को आप समझते हो बहुत डिटेल के अंदर, क्या एक्चुअली वहां पे हो क्या रहा है। इवन मैं आपको बताऊं ना, अगर कोई वायरस चाहता है, वायरस अगर आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है, नॉट ऑल द वायरस, सम वायरस दे एंटर इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सेल, और वो अंदर आके आपके चेक पॉइंट को बंद कर देते हैं। अब तुम लोग सोचो एक वायरस के लिए सबसे बढ़िया कंडीशन क्या होगी कि वो सेल रैपिडली ग्रो करे, रैपिडली डिवाइड करे। क्योंकि अगर वो सेल रैपिडली ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, तो वायरस और ज्यादा अपने आप को ग्रो कर पाएगा। क्योंकि वायरस करता क्या है, सेल के अंदर जाके ग्रो करता है ना। सो कई बार कुछ वायरस होते हैं वो आपकी बॉडी में एंटर करेंगे और एंटर करके वो दो चीजें करते हैं, इन चेक पॉइंट्स को पहले बंद कराते हैं और जो एपोप्टोसिस का जो पाथ होता है उसको वो बंद कराते हैं, ताकि सेल ग्रो कर सके और सेल के ग्रोथ के साथ साथ वो अपना नंबर बढ़ा सके वहां पे। अंडरस्टैंडिंग? सो इट ऑल मेक्स सेंस व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग एट दैट लेवल कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो चेक पॉइंट्स है ना आपके यहाँ पे, इनको इतना डिटेल में मेंशन नहीं किया हुआ, बट यू कैन गेट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। इसके पास्ट में यू हैव सीन क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम देम। दीज आर लाइक सम ऑफ द सुपर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ये आपके पूरे सेल साइकिल को करते रेगुलेट। अगर ये सही से काम ना करे, पीपल डू हैव कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। जितने भी कैंसर देखने के लिए मिलते हैं उनके अंदर चेक पॉइंट रेगुलेट नहीं हो पाते हैं, सेल साइकिल रेगुलेट नहीं हो पाता, एंड पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसी कौन सी चीजें होती है जो इसे डिस्टर्ब करती है, जो इन सेल साइकिल को या चेक पॉइंट्स को डिस्टर्ब करती है। ऐसी कौन सी चीजें होती है जो कराची और अमृतसर के बॉर्डर के चेक पॉइंट को हटा देती है और सब लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। अब कोई चेक नहीं करा वरुण क्या लेके जा रहा है, कनिका क्या लेके जा रही है दौड़ दौड़ के वहां पे क्या क्या लेके जा रहे हैं। सो दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस एट द चेक पॉइंट। सो प्लीज अंडरस्टैंड the importance of checkpoint over here and what kind of role they play. तो फिलहाल क्या आपको समझ आ रहा है चेकपॉइंट नंबर 2 और चेकपॉइंट नंबर 1 यहाँ पे क्या कर रहे हैं? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चेकपॉइंट 3 को आप यहाँ पे समझेंगे, that is not something you have to understand right now. वो आप माइटोसिस के दौरान आपने समझ उसका काम क्या होता है, बट फिलहाल इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखना। एंड प्लीज डू अंडरस्टैंड रियल के सिनारियो में होता है ऐसा कि ये लोग काम नहीं करते हैं, एंड दिस इज अ कॉज फॉर नंबर ऑफ कंडीशंस। एक सबसे कॉमन कंडीशन मैंने आपको बता दी, कैंसर होता है ना, उसमें आपको ये चीज देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो वो सब तो हम बाद में आप पढ़ोगे। अभी फिलहाल के लिए याद रखना जीवन फेज में क्या हो रहा है, याद रखना सेल ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस एंड सेल ऑर्गेनेल्स आपके करते हैं यहाँ पे रेप्लिकेट। एस फेज में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन इज फॉर्म एंड सेंट्रियोल्स आल्सो डुप्लीकेट। एस फेज के बाद मेरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं डबल। क्या ये बात सही है गलत है? Everyone is like shocked. Everyone is like zone out. रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ एस फेज के बाद मेरे क्रोमोसोम नंबर मेरे डबल हो जाएंगे। क्या ये बात सही है गलत सर गलत है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है तो क्या ये बात सही है गलत है? यस सर। ये बात याद रखना, डीएनए कंटेंट आपका डबल होगा, आपका क्रोमोसोम नंबर आपका कभी भी आपका डबल नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर आपका वहां पे सेम ही रहेगा, ठीक है। और G2 फेज में याद रखना, दैट इज बेसिकली नोन फॉर माय
प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस अगेन. सो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी, राइट. ये सारी स्टेटमेंट्स आप पढ़ सकते हो. इट इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट्स, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ. जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो सब इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए. ठीक है. अब अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं, अभिनव क्या मुझे बता सकते हो कि हिस्टोन प्रोटीन्स कौन से फेज में बनते हैं? एस फेज. एस फेज, राइट. वेरी गुड, राइट. कोई मुझे बताएगा कि आपका सेंट्रियोल्स कब डुप्लीकेट करते हैं? अरे 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 रुको, अरे अंजू अंजू बताओ. अरे वरुण बोलेंगे तब बोलना है. बताओ अंजू क्या आंसर होगा? एस फेज. अच्छा अंजू आप ये भी बता दो कि आपका सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पे बनते हैं, कौन से फेज में बनते हैं? चलो समृति वर्मा आप बता दो. जीवन फेज. कुछ ज्यादा कंटेंट आज हमने कवर नहीं किया है, बट यस वॉट एवर वी हैव कवर्ड इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम, right? Now let me see if we have some questions over here. Let me just see if we can do 1-2 questions. Question number 1 का आंसर बताएंगे आप लोग हैंड रेज करके. Quickly tell me the answer by raising your hand. ठीक है, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया यहाँ पे, मुझे आंसर देंगे. हिम्मत सिंह बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? हिम्मत सिंह बताइए. आई थिंक हमारी आवाज वहां तक पहुंच नहीं पा रही. बताइए अंशिका. 95. सर ऑप्शन 3. अच्छा अच्छा, ऑप्शन हमारी आवाज पहुंच चुकी है. यस 95% इज द राइट आंसर ओवर हियर. यस ये सिंपल है. ये वाला मुझे बताना. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हैंड रेज करके आप बताएंगे यहाँ पे. सो प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी द क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. सो कौन बताएगा इसका आंसर? लेट्स सी. बताइए आयुषी क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 4 के लिए आयुषी मुझे तो 1 लग रहा है. बताइए महक क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 के लिए महक. आई एम स्टिल नॉट कंफर्म, मैं तो 1 ही करता. आकृति क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन 4. ठीक है देन 4 ही सही है. यहाँ पे सही आंसर है आपका. यस G1 फेज, S फेज एंड योर G2 फेज एंड देन M फेज, राइट. दिस इज द वन. 2020 का क्वेश्चन है. हैंड रेज करेंगे आप लोग इसे आंसर करने के लिए. ध्यान से देख लो एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. पहले पढ़ लो ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड. अभी तक हिम्मत सिंह और अंशिका ने हैंड रेज किया है. यहाँ पे पुनीत आ चुके हैं. हिम्मत सिंह वापस चले गए. अंजू इज बैक. व्हाट इज हैपनिंग हियर? वरुण इज बैक. बताइए पुनीत क्या लग रहा है इसके अंदर सही आंसर? सर सी. आपको सी लग रहा है. ठीक है, बाकी लोग भी देख लेते हैं. अपूर्वा आपको क्या लग रहा है? सर ए. ऑलराइट, अपूर्वा को ये लग रहा है यहाँ पे. अक्षरा बताइए. सर ऑप्शन सी. अक्षरा को सी लग रहा है यहाँ पे, राइट. देन समृति वर्मा बोलिए क्या लग रहा है आपको यहाँ पे सही आंसर? सर ऑप्शन नंबर सी. ऑलराइट, वरुण आप भी बता दीजिए. सर सी. वरुण सी लग रहा है आपको यहाँ पे. चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या आपका. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अ G1 फेज. G1 फेज के हिसाब से आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है. अपूर्वा डीएनए सिंथेसिस G1 फेज में होता है. एस फेज में होता है. तो आपने फिर ए क्यू टिक किया यहाँ पे. नाउ नो आंसर. हो गया सर, गलती से कर दिया. Reorganization of the cell component takes place. That is also not something which will happen in the S phase. तो ये भी आपका गलत है यहाँ पे. सी देखो आप यहाँ पे. Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA. ये है आपका यहाँ पे सही आंसर. That's a true answer. That's a true statement over here. इसलिए आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. न्यूक्लियर डिवीजन ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी आपका बनता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन. ये नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. फिफ्थ का आंसर हैंड रेज करके आप लोग बताएंगे. हैंड रेज करेंगे आप आंसर देने के पहले. आकृति बताइए. आकृति ने हैंड रेज नहीं किया तब हैंड रेज कर दिया. आकृति बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? ऑप्शन ए. ओके, अनुराधा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. डीएनए सिंथेसिस. अनुराधा डीएनए सिंथेसिस कहाँ पे होता है, कौन से फेज में होगा डीएनए सिंथेसिस? सर एस फेज. तो ऑप्शन बी क्यों कह रहे हो फिर? व्हाई ऑप्शन बी? इट विल बी एस फेज ना. ऐसे मत करो, ऐसे गलत आंसर कोई कैसा चलेगा.
अंबिका आपको क्या लग रहा है? एस फेज। अंबिका मुझे ये बता दो कि जीवन फेज में क्या क्या होता है, ये बता दो फटाफट फटाफट रिवाइज कर दो कि जीवन फेज में होता क्या है। क्या बोला सर? बोलोगे? क्या होता है सर जीवन फेज सेल, में? हाँ सर जिसमें सेल रिपेयर करता है सेल फॉर सेल नहीं डिवीजन नहीं के नहीं लिए। नहीं 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 नहीं, जीवन फेज के इट इज अ पार्ट ऑफ माई इंटरफेज। इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, लाइक इस फेज के अंदर कुछ चीजें की जाएगी जो सेल डिवीजन के पहले आप करते हो। तो क्या चीजें होती है? ग्रोथ। ठीक है, सेल ग्रोथ एक चीज होती है, और मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस आपका यहाँ पे हो जाता है। आरएनए सिंथेसिस। राइट, आरएनए सिंथेसिस आपका यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और एक और चीज बस आपको बतानी है यहाँ पे, सेल ऑर्गेनल। हाँ जी, सेल ऑर्गेनल्स जो आपके होते हैं बेटा, ये आपके रेप्लिकेट करते हैं। सो प्लीज आप सब लोग ये सब पढ़ के आना। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आपको क्लास थोड़ी यहाँ पे फास्ट लगी क्या? नो सर। ये आप लोग जब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने जीवन फेज, मतलब काफी लोगों ने इसका आंसर गलत दे दिया गलती से, so I thought it is kind of fast. So please let me know again if the class is kind of थोड़ा सा fast, then let me know so I can bring back myself to a slightly slow pace. So is it okay with the pace या कम करना है? बताइए। सर ठीक है। ठीक है सर ठीक है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ सर मैनेज कर लेंगे, डोंट डू लाइक दैट।